Welcome to Ridhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. क्वेश्चन नंबर 24। इसमें हम लोग शॉर्ट नोट्स देखेंगे। एक टॉपिक दे दिया जाएगा और उस पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होंगे। मैकबेथ एंड द बीचेस, जो चुड़ैल था और मैकबेथ के बीच में एक शॉर्ट नोट लिखना है। द बीचेस प्ले ए क्रूशियल रोल इन मैकबेथ। There the Prophesius awakened the Macbeth ambition, the encourage him to seek power. The predict that Macbeth will become Thane of the Cawdor and the late king of the Scotland, and although the do not force Macbeth to commit the crime, their influences he thought that action. इसमें है क्या कि ये जब ये युद्ध जीत के आता है तो तीन चुड़ैल से मिलता है और भविष्यवाणी करता है कि एक दिन मैकबेथ और स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। तो उसके बाद उसके उसके अंदर अपना एक बड़ा एम्बिशन जागृत होता है। वो अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को बताता है कि हम एक चुड़ैल, तीन चुड़ैल ऐसी ऐसी भविष्यवाणी कर रहा था। तो लेडी मैकबेथ जो होती है उसको उत्साहित करता है कि डक्कन द किंग ऑफ स्कॉटलैंड का जो राजा डक्कन होता है उसको हत्या करने के लिए उकसाती है और बाद में जाके ये मैकबेथ राजा बन जाता है और एक बहुत ही बड़ा क्रूएल शासक बन जाता है, जिसमें अपने बैंकों दोस्त और अपने लाइफ को भी बर्बाद कर लेता है और राजा की भी हत्या कर देता है। चौसर ह्यूमनिज्म। चौसर ह्यूमनिज्म पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। चौसर का मानवतावाद इज रिफ्लेक्टेड इन द रियलिस्टिक एंड द पोर्ट्रियल ऑफ द ह्यूमन लाइफ एंड कैरेक्टर। जो चौसर ह्यूमनिज्म है ये रिफ्लेक्ट करता है यथार्थवादी रियलिस्टिक को और चित्रण को ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड कैरेक्टर। ही फोकसेस ऑन ऑर्डिनरी पीपल रेदर देन आइडियलाइज्ड फिगर इन द वाइफ ऑफ द बाथ प्रोलॉग and the wife of the Bath prologue is written by the Geoffrey Chaucer. Chaucer presents human strength and the weakness and sympathy and understanding the value of individual experience, practical wisdom and the human nature. His writing reveal tolerance and respect for different viewpoint. चौसर का मानवतावाद उसके पात्रों के रियलिस्टिक चित्रण में दिखाई देता है। वो साधारण लोगों के जीवन अनुभव और भावनाओं को महत्व देता है तथा मानव स्वयं को गहराई से समझते हैं। तो अगर ये मानव को महत्व नहीं देते तो ये द वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉग में इसकी चर्चा ही नहीं करते। कॉर्टली लव इन सोनेट। कॉर्टली लव इन द सोनेट दरबारी प्रेम। सोनेट्स में लिखा गया दरबारी प्रेम क्या है उस पर आपको शॉर्ट्स नोट लिखने होंगे। शॉर्ट्स नोट्स इज ए लिटरेरी ट्रेडिशन इन विच द लव एडमायर एंड द आइडियलाइज्ड लेडी रिमेन डिवोटेड टू हर। इन मेनी रिनाइंसेस सोनेट्स द बिलव्ड इज presented as beautiful, distant and often unattainable. The lover experiences longing, suffering, and the emotional conflict. The tradition can seen in the sonnets of Sidney and the Spencer. फिलिप सिडनी और जो एडमंड स्पेंसर द्वारा लिखा गया सोनेट्स है वेयर लव इज द पोर्ट्रेट एज द नोवेल एंड द इंस्पायरिंग। कोर्टली लव में प्रेमी अपने प्रिय की पूजा करता है। इसमें क्या करता है, प्रिय अपने पूजा करता है और उसके प्रति पूर्ण समर्पण दिखाती है। प्रिय अक्सर अप्राप्य होती है जिसमें प्रेमी के विरह और पीड़ा का अनुभव होता है। लेडी मैकबेथ एज द एम्बिशन कैरेक्टर। जो लेडी मैकबेथ है उसके एम्बिशन महत्वाकांक्षी कैरेक्टर को पे शॉर्ट नोट्स लिखिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है। दिसंबर 2025 और जून 2025 में भी आया। तो लेडी मैकबेथ इज वन ऑफ द एम्बिशियस कैरेक्टर इन द शेक्सपियर मैकबेथ। सी स्ट्रांगली डिजायर पावर एंड इनकरेज द मैकबेथ मर्डर किंग डक्कन। जब ये तीनों
चुड़ैल से मिल के आता है और उसके बाद भविष्यवाणी करने के बाद वो अपनी पत्नी को जब ये बताता है कि ऐसा ऐसा बता रहा था कि मैकबेथ एक दिन स्कॉटलैंड का राजा बनेगा, तो उसको लालच और महत्वाकांक्षा जाग जाती है कि सपने बड़े बड़े देखने लगते हैं, जिसके कारण वो कहता है कि राजा डक्कन की हत्या कर दो और तुम खुद राजा बन जाओ। एक समय ऐसा आता है कि ये ये जो मैकबेथ होता है बहुत ही बहादुर और वफादार सैनिक होता है। एक बार हत्या करने के लिए नहीं मानता है, तो उसके बाद वो कहता है कि तुम बहुत कमज़ोर हो। तो ऐसे ऐसे बोल के उसको उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है हत्या करने के लिए। और उस बाद में जाके उसी का एम्बिशन उसे क्या करता है, एक मैकबेथ को क्रिमिनल बना देता है और क्रूएल बना देता है, जिसके कारण ये दोनों के संबंधों में दरार आ जाती है और एक दूसरे की जो बात अभी मान रहा था मैकबेथ, वो धीरे धीरे उसकी बात मानना बंद कर देता है। वो धीरे धीरे अकेली हो जाती है। वो अपना गिल्ट और अपना जो दोष है उसके कारण वो सोच सोच के जीवन में उसका भी पतन होना शुरू हो जाता है। डिस्कस द थीम ऑफ टाइम ऑफ द सोनेट 65। तो डिस्कस द थीम सोनेट 65 में टाइम टाइम का थीम पे डिस्कस करना है। तो सोनेट 65 इज रिटन बाय द विलियम शेक्सपियर, प्रेजेंट द टाइम आर द पावरफुल एंड द डिस्ट्रक्टिव फोर्स। सोनेट 65 में बताया गया कि टाइम एक पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, बट आवर पोएट्री हैज is most powerful weapon against the time. The poet wonders how beauty and youth human achievement can survive against the continuous attack of time. कह रहा है इसमें सोनेट 65 में शेक्सपियर कहते हैं कि दुनिया में कैसी सुंदरता, जवानी, युवा और मानव द्वारा अचीवमेंट हासिल किया हुआ कैसे सरवाइव कर सकता है जब तक समय का आतंक या हमला होता रहेगा। लेकिन उसके बाद बताते हैं, शेक्सपियर कहते हैं कि इवन स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट सच एज ब्रास, स्टोन, अर्थ एंड द सी, जितना भी अर्थ हो, सी हो और पत्थर हो, कैन नॉट रेजिस्ट अगेंस्ट द टाइम। इफ द पावरफुल थिंग आर द इवेंचुअली डिस्ट्रॉय, देन ह्यूमन ब्यूटी इज मोर वनरेबल। तो कहता है कि इफ पावरफुल थिंग्स, मतलब पत्थर और पृथ्वी जैसे पावरफुल थिंग्स अगर बर्बाद हो सकते हैं, तो मानव की सुंदरता क्या है? मानव की सुंदरता तो और असुरक्षित है कि समय के साथ वो ढलता चला जाता है और वो कमज़ोर होते चला जाता है। एक समय आता है कि बुढ़ापा की ओर बढ़ जाते हैं और उसकी सुंदरता गायब हो जाती है। तो उसी को कहते हैं कि जो हमारे प्रिय व्यक्ति है, उसकी सुंदरता और उसकी मेमोरी को हम लोग कैसे संरक्षित करें। तो इस पोएम के माध्यम से कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ डिस्ट्रक्टिव हो सकता है टाइम अटैक थ्रू द अटैक ऑफ द टाइम, बट आवर पोएट्री प्रिवेंट और प्रिजर्व आवर beloved beauties. The poet feel anxious because beauty is the temporary, और सुंदरता क्या है? अस्थायी है। टाइम ग्रेजुअली weakens and destroy everything, और टाइम के साथ साथ सब कुछ कमज़ोर हो जाता है और बर्बाद होता चला जाता है। However, Shakespeare finally find hope in the poetry. He believes that all the physical beauty fade away, और जितना भी ये मानते हैं कि जितना भी भौतिक सुंदरता है, सारा एक दिन समय के साथ मुरझा जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। पोएट्री कैन प्रिजर्व इट फॉरएवर, लेकिन मेरी जो कविता है वो सारी सुंदरता को और उनकी यादों को, हमारे प्रिय की यादों को क्या करेगा? संरक्षित करेगा, और सदियों सदियों तक ये कविता पढ़ी जाएगी। और वो सही है कि आज हम लोग इसी कविता को सोनेट 65 और 55 और 18 जैसे कविता को आज तक पढ़ रहे हैं। तो यही शॉर्ट्स नोट्स लिखने हैं। एग्जामिन द शेक्सपियर कंसेप्ट द इमोरलिटी थ्रू द पोएट्री विद द रेफरेंस टू द सोनेट 18 एंड सोनेट 55। कह रहा है कि सोनेट 18 और सोनेट 55 के संदर्भ में एक आप एग्जामिन कीजिए कि अमरता क्या है, क्या रेफरेंस देना चाहते हैं। शेक्सपियर both poetry as written by the William Shakespeare and strongly believe immorality provide the poetry, और पोएट्री के द्वारा हम लोग अपनी अमरता को प्रोवाइड कर सकते हैं।
In the sonnet 18, the sonnet 55, he argued the poetry preserve the beauty and memory forever. तो सोनेट 18 और सोनेट 55 में कहते हैं कि दुनिया में एक ही चीज़ है जो कविता और साहित्य ही किसी भी सुंदरता को प्रिजर्व करके रख सकता है आने वाले फ्यूचर वाले जनरेशन के लिए। इन सोनेट 18 द पोएट कंपेयर ही बिलव्ड टू समर डे, और अपनी जो प्रिय होती है, प्रेमिका जो होती है, प्रिय व्यक्ति को समर डे से कंपेयर करते हैं। और सोनेट 55 में इसमें मार्बल और मोनूमेंट्स और सोने से बने स्मारक और आभूषण से भी क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें समर डे से कंपेयर करते हैं और इसमें मार्बल मोनूमेंट से करते हैं, और कहते हैं कि गर्मी that her beauty will never fade because it has the captured in the poetry. As long people read the poem and beloved will continue to live. कहते हैं कि गर्मी में भी क्या है, गर्मी का दिन भी उतना अच्छा नहीं है। एक समय गर्मी होता है तो कभी हवा चलता है, आंधी चलता है, उसमें भी कुछ ना कुछ क्या है, कमियां हैं। लेकिन हमारा जो ये पोएट्री है उसमें हमारे प्रिय की यादें और उसकी ब्यूटी को कैप्चर कर दिया जाएगा और वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा। जब भी एज लॉन्ग एज पीपल, जितना सालों तक जीवन रहेगा तब तक ये पोएम पढ़ते रहेंगे, ऐसा उसी समय बोल दिए थे। और बिलव्ड विल बी कंटिन्यू टू लाइव, और हमारा जो प्रेमिका और प्रिय व्यक्ति है वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगी। सिमिलरली इन सोनेट 55 शेक्सपियर क्लेम्स द पोएट्री इन द मोर लास्टिंग द मार्बल। कहता है पोएट्री हमारा मार्बल और मोनूमेंट से भी ज़्यादा क्या है, मोर लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है। मोनूमेंट्स में भी डिस्ट्रॉय बाय द बार एंड द टाइम, और मोनूमेंट्स जितने स्मारक हैं हमारे समय और युद्ध के कारण क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बट आवर पोएट्री सर्वाइव थ्रू द जनरेशन बाय जनरेशन। अकॉर्डिंग टू द शेक्सपियर, art and literature possess a unique power to defeat time. Physical beauty more differences, but poetry ensure the beauty remain alive forever. Thus, Shakespeare concept of the immortality is based on the enduring power of literature. Question number 30. Discuss the significance date of the John Donne Death Be Not Proud. और जॉन डन द्वारा लिखा गया डेथ बी नॉट प्राउड। डेथ जो है प्राउड करने वाला चीज़ नहीं है, चैलेंज करता है कि डेथ ट्रेडिशनल फियर ऑफ डेथ, जो उसको चुनौती देते हैं जॉन डन कि जो मौत का जो डर है, ही प्रेजेंट डेथ नॉट एज द पावरफुल एनेमी बट इज द वीक एंड द टेम्पोररी फोर्स। कहता है मौत कोई पावरफुल दुश्मन नहीं है, ये एक कमज़ोर और टेम्पोररी फोर्स है, कमज़ोर और अस्थायी फोर्स है। क्योंकि द पोएट डायरेक्टली एड्रेस द डेथ एंड टेल इज नॉट बी प्राउड। अकॉर्डिंग टू द डन, डेथ कैन नॉट डिस्ट्रॉय एंड द ह्यूमन सोल बिकॉज सोल इज द इमॉर्टल। और इसमें कहते हैं कि जो डेथ है किसी भी मानव का आत्मा को ख़त्म नहीं कर सकता, बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा क्या है, अमर है। और डेथ ओनली ब्रिंग्स ए शॉर्ट स्लीप आफ्टर which people wake to eternal life. Donne argue the death itself depends on the factors such as the faith, chance and war and disease. कहता है डन डिपेंड्स, मौत किस पे डिपेंड करता है, फेथ अपने भाग पे, अपने फैक्टर पे, अपने चांस पे, वार पे और डिजीज के कारण क्या हो जाता है, मौत हो जाता है। लेकिन आत्मा हमेशा अमर रहता है। मौत किसी की मृत्यु हो जाने के बाद आत्मा को कभी भी नष्ट नहीं कर सकता है। ए शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड ऑफ द स्लीपिंग मोड एंड देयरफॉर इट इज नॉट द इंडिपेंडेंट पावर। और कहता है कि देयरफॉर इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट पावर, ये स्वतंत्र शक्ति नहीं है। द पोएट क्लेम्स द डेट विल बी अल्टीमेटली डाई बिकॉज इटर्नल लाइफ विल रिप्लेस इट। The poem reflects Christian belief about the resurrection and the life and the death. It transforms death from the object to the fear into a symbol of the spiritual victory. Question number 31. मेटाफिजिकल पोएट के बारे में शॉर्ट्स नोट लिखना। मेटाफिजिकल, जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट थे। इट रिगार्डेड द ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर and his poetry combined the
intellect, emotion, or imagination in a unique way. ये जो जॉन डन थे वो बुद्धि और भावना और कल्पना को कंबाइन करके अपनी कविता को एक यूनिक वे देते थे. वन ऑफ द मेन फीचर्स डन पोएट्री यूज द कंसीट्स. These are unusually comparison that connect very different ideas. Each poem often discuss love, religion, death, and relationship between the body and the soul. Done style the arguments and the conventional instead of the using simple description, the development complex idea through the logical reasoning. Poems such as the sun rising and death, sun rising and death we not borrowed, written by the John Donne, originality, intellectual depth, and the philosophical insight. क्रिटिकल एनालाइज द सन राइजिंग में क्या है उसको पढ़ते हैं. इसमें ओवरऑल समरी देख लेते हैं कि सनराइज जो लिखा गया है जॉन डन के फाइनिएस्ट लव पोएम है और इसमें बताया गया है कि द पोएम सेलिब्रेट सुप्रीमेसी ऑफ द लव. और पोएम ये सेलिब्रेट करता है प्यार का सर्वोच्चता को, सुप्रीमेसी ऑफ द लव. आ स्पीकर आर्ग्यू द लव इज मोर इम्पोर्टेंट देन द टाइम. और कहता है इसमें स्पीकर कहना चाहते हैं कि लव क्या है, टाइम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सीजन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राजा से भी, और बॉडली अफेयर्स. टू पोएम कंटेन सेवरल मेटाफिजिकल कंसाइट्स एंड द बोल्ड इमेज. द लवर क्लेम एंड ही हैड दीज बिलोव टुगेदर रिप्रेजेंट ऑल द किंगडम एंड द रूलर ऑफ द वर्ल्ड. और कहता है कि इसमें जो बिलोव्ड होता है ये lover claim that he and his beloved together represent all the kingdom and the ruler of the world. और ये दोनों मिलके क्या पूरे साम्राज्य को और पूरे वर्ल्ड के शासक को रिप्रेजेंट करता है. डन यूज द बीट इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट एंड ड्रामेटिक लैंग्वेज मेक हिज पोएम हाईली इफेक्टिव. उसकी प्रेमिका ही उसके लिए पूरा संसार है. कविता में जॉन डन कल्पना शक्ति, तर्क और उपांकों को उत्कृष्ट प्रयोग देखने को मिलता है. थीम ऑफ द लव इन द स्पेंसर सोनेट. स्पेंसर का जो 75 है सोनेट उसमें क्या कहा गया है. द पोएम एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन द लव एंड द टाइम एंड द इमोरलिटी. और इसमें हम लोग एक्सप्लोर करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द लव एंड द टाइम द इमोरलिटी. द स्पीकर राइट्स हिज बिलोव्ड नेम ऑन द सैंड. इसमें सोनेट 75 में होता है क्या कि ये अपने प्रेमिका का नाम और प्रिय व्यक्ति का नाम सैंड पे लिखते हैं, लेकिन एक हवा का झोंका, एक वेव क्या करता है उसे बॉस इट अवे, मतलब साफ कर देता है, बॉस कर देता है. द एक्शन सिम्बोलाइज द टेम्पोररी नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द ब्यूटी. और ये बताना चाहता है कि ये जो ब्यूटी है और लाइफ है वो हमेशा शॉर्ट टाइम के लिए है. द बिलव्ड आर्ग्यू द अर्थली थिंग इवेंचुअली परसिस्ट, हाउएवर द पोएट डिसएग्री एंड क्लेम एंड पोएट्री विल प्रिजर्व देयर लव फॉरएवर. और ये भी कह रहे हैं कि दुनिया में सब चीज़ क्या है, टेम्पोररी है. हमने नाम लिखा सैंड पे और क्या किया, एक हवा का झोंका ने इसको उड़ा के ले गया. तो हमारे प्रिय का नाम और उसकी जो फॉरएवर मेमोरी है वो हमेशा कविता ही क्या कर सकता है, प्रिजर्व करके रख सकता है. सोनेट 75 में ये कहता है. ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा गया है. वाइफ ऑफ द बाथ, कैरेक्टर ऑफ द वाइफ ऑफ द बाथ के बारे में लिखना है. 2 साल में पूछा गया है. द वाइफ ऑफ द बाथ, वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल कैरेक्टर इन द जेफ्री चौसर द कैंटरबरी टेल्स, एंड सी इज द कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट एंड आउट स्पोकन महिला, मतलब वोमेन. सी हैज़ बीन मैरिड 5 times. ये जो महिला होती है 5 शादियाँ करती है और उसमें अपने एक्सपीरियंसेस को मैरिज के एक्सपीरियंसेस को सभी लोगों के साथ ओपनली बोलती है, आउट स्पोकन और कॉन्फिडेंस के साथ. और जब ये कैंटरबरी के लिए जाती है 30 लोगों के साथ, पिलग्रिम्स लोग मिलते हैं और वहाँ पे एक हैरी नाम का व्यक्ति होता है और वो
बोलता है कि हम लोग चलते चलते रास्ता में स्टोरी टेलिंग करेंगे और सब अपना अपना बेस्ट कहानी सुनाएगा, और जिसका भी बेस्ट कहानी रहेगा वो डिनर के जब वापस आएंगे उसको फ्री में डिनर दिया जाएगा। तो वाइफ ऑफ बाथ चैलेंज और सोशल कन्वेंशन और जो सामाजिक परंपराएं हैं और उसकी जो कुरीतियां हैं और उसके कर्मकांड है उसको क्या करता है, वो चैलेंज करती है। सी इज इंटेलिजेंट एंड प्रैक्टिकल एंड स्किल्ड आर्ग्यूमेंट थ्रू हर कैरेक्टर चौसर प्रेजेंट द रियलिस्टिक पिक्चर एंड द मेडाइवल सोसाइटी एंड द वुमेन पोजिशन इन इट। द वाइफ ऑफ द बाथ द इंटरप्रेनर ऑफ द एक्सपीरियंस, वही सब कुछ लिख देना है, ये कहानी जो बताएं अभी तक। डिस्कस द थीम इन द मैरिज इन द वाइफ ऑफ द बाथ प्रोलॉग, वही सेम कहानी लिखना है, सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, सिर्फ क्वेश्चन बदल दिया जाता है। कह रहा है कि द वाइफ बाथ प्रोलॉग द वाइफ बाथ डिस्कस द जॉय एंड प्रॉब्लम एंड पावर स्ट्रगल टू दैट एग्जिस्ट विथ मैरिज। इसका जो पांचवा पति होता है जय की, जो क्या करता है कि वो किताबें पढ़ने में ज़्यादा रुचि रखता है और किताबें ऐसे पढ़ता है जो महिला से रिलेटेड होता है, और उसमें जो महिला पुरुष प्रधान जो उस समय कंडीशन था उसमें महिलाओं को गलत तरीके से बताता है, और उनके बारे में जब ये पढ़ता है और बोलता है तो उन दोनों में क्या होता है, पूरे तरीके से बहस होता है और बाद में जाके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होता है। तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू हर सक्सेसफुल मैरिज डिपेंड ऑन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और तभी एक शादी सफल होता है जब उसका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो और रिस्पेक्ट हो। द प्रोलॉग रिस्पेक्ट ड्यूरिंग द व्यू द अबाउट द मैरिज, और इसका जो प्रोलॉग में बताया गया है कि मैरिज के बारे में एक डिफरेंट व्यू दिया गया है। द पीपल कंसीडर मैरिज ए बर्डन while the some people consider marriage is a burden, the life of the bath see it as the natural and important part of the life। सभी लोग, बहुत कुछ लोग मानते हैं कि मैरिज क्या है, एक बर्डन है, बोझ है, लेकिन वाइफ ऑफ द बाथ सी में कहा गया है कि ये नेचुरल है और इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ द मैकबेथ। मैकबेथ के बारे में बताया कि किंग राजा डंकन का क्या होता है, एक बहुत ही ब्रेव सोल्जर होता है और ट्रेजिक हीरो बाद में बन के निकलता है कि इसकी मौत कैसे होती है और कहाँ से कहाँ इसकी ज़िंदगी वो चला जाता है। एट द बिगनिंग द प्ले दैट द ब्रेव ऑफ द लोअर ऑफ द सोल्जर ऑफ द किंग ऑफ द डक्कन इन द स्कॉटलैंड, however the beaches prophecies awaken his ambition encouraged by the lady Macbeth। He murdered King Duncan and become the king। और वो राजा बन जाता है और बाद में जाके वो सस्पिशियस और क्रूल और द टायरेनिकल and he desire to protect his position lead him to commit more crime। और अपने वो पोजीशन को बचाने के लिए क्या करता है, पहले राजा को मारता है, फिर अपने दोस्त को मारता है, फिर उसके बेटे को मारने के लिए बोलता है, और ऐसे करके वो बहुत ही बड़ा क्रिमिनल और क्रूर व्यक्ति बन जाता है। मैकबेथ एज द ट्रेजिक हीरो, सेम क्वेश्चन, सेम मैकबेथ के बारे में लिख देना है। द रोल ऑफ द बीचेस इन द मैकबेथ, सेम फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यही पढ़े थे कि रोल क्या है मैकबेथ में। ये कहानी सुनाती है, भविष्यवाणी करती है और प्रोफेसी में बताती है कि ये एक दिन राजा बनेगा और उसके बाद बैंक को भी राजा बनेगा, इसीलिए वो अपने दोस्त को भी मरवा देता है और राजा बन जाता है। उसके बारे में आपको लिख देना है। डिस्कस द थीम ऑफ द एम्बिशन इन द मैकबेथ, और डिस्कस द थीम ऑफ द एम्बिशन, एम्बिशन क्या है मैकबेथ का, मैकबेथ में उसके बारे में लिखना है कि मैकबेथ कहाँ से कहाँ एम्बिशन के कारण क्या से क्या हो जाता है। द लेडी मैकबेथ इनकरेज हिम टू एक्ट एज on his ambition in order to become the king, and Macbeth murdered Duncan and later commit the several other crime। और एक एम्बिशन के कारण पहले राजा को मारता है, फिर अगेन एंड अगेन मर्डर during this period his ambition becomes uncontrolled and lead him toward the tyranny। और ये बाद में ऐसा एक एम्बिशन क्या हो जाता है, अनकंट्रोल एम्बिशन है, जिसके कारण वो आगे जाके अत्याचारी बन जाता है। वही सब लिखना है। द डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ द लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ का क्या कैरेक्टर है, लेडी मैकबेथ शुरू में क्या होते हैं, लविंगली केयर एंड डिवोटेड वाइफ एंड मदर, एंड शी रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द फैमिली एंड रॉयल्टी एंड इंश्योरेंस। व्हेन द Macduff leaves the Scotland, Lady Macduff feels abandoned and criticizes his decision, and despite his complaints she remains concerned about her family। Her murder by the Macbeths against agents highlight the cruelty of the Macbeth rule।
शी बिकम एन इनोसेंट विक्टिम एंड पॉलिटिकल वायलेंस। लेडी मैकबेथ एक आदर्श पत्नी और मां के रूप में प्रस्तुत की गई उसकी हत्या मैकबेथ की क्रूरता को दर्शाती है। उसकी हत्या भी कर दी जाती है जो मैकबेथ की क्रूरता को दर्शाता है और उसका नाटक में करुणा की भावना उत्पन्न करती है। द रियलिटी ऑफ द मैकबेथ। Reality of the appearances and reality in the Macbeth. The contrast between the appearances and reality is one of the major theme the Macbeth. मैकबेथ में यहाँ क्या कर रहा है, दिखावट और वास्तविकता में क्या अंतर है उसके बारे में लिखना है। वो एक ब्रेव और ऑनेस्ट और फेथफुल सोल्जर होता है डक्कन का। वो उस पर बहुत ही विश्वास करता है, लेकिन अंत में क्या हो जाता है, वो अपनी महत्वाकांक्षी एम्बिशन के कारण वो उसकी हत्या कर देता है। दिखाने में उसका वफादार था, लेकिन उसे क्या पता था कि लास्ट में वो उसकी मृत्यु के घाट उतार देगा। फिर आगे बैंकों से भी दोस्त था, लेकिन बाद में उसकी भी हत्या कर देता है। यही सब लिखना है इसमें। प्राइड एंड एरोगेंस इन द डॉक्टर फॉसेट्स। डॉक्टर फॉसेट का प्राइड एरोगेंस क्या था, वो पढ़ने में बहुत ही बड़ा स्कॉलर था, वो सुपीरियर था एवं इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड थियोसोलॉजी और मेडिकल के क्षेत्र में। बाद में वो दुनिया का सबसे बड़ा शक्ति बनना चाहता था, जिसके कारण वो गलत डिसीजन लेकर गलत मार्ग को चूज किया, जिसके कारण वो गलत परिणाम लास्ट में भोगना पड़ता है उसको, और उसको पश्चाताप का समय भी नहीं मिलता। इसमें क्या होता है, वो काला जादू सीखना चाहता है। काला जादू सीखने के बाद वो फिलोस्टोफिशियन को बुलाता है, जो लूसीफर का क्या होता है, दास होता है, और उसे बोलता है कि आपको 24 साल तक सब कुछ मिलेगा, धन दौलत सुख समृद्धि और जितना भी पावर है सब कुछ, लेकिन लूसीफर को आपको 24 साल के बाद आपको आत्मा देना पड़ेगा। जब जो समय गुजरता है और 24 साल जब होने वाला होता है तो ये पछतावा करता है कि हमने गलत रास्ता चूज किया, लेकिन उसके पास कोई वापस आने का जगह नहीं होता है। द गॉड एंजल एंड द इविल एंजल इन द डॉक्टर फॉसेट। गुड एंजल और इसमें क्या है कि जब ये डिसीजन लेता है गलत मार्ग जाने के लिए, उस समय उसके मन में ये दो कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, गुड एंजल एंड बैड एंजल का, जिसमें गुड एंड एविल विद इन द फॉसेट्स माइंड एंड द गुड एंजल एडवाइज द फॉसेट अबंडन मैजिक एंड फॉलो द पाथ ऑफ द रिलीजियस एंड द मोरालिटी। उसमें गुड एंजल बताता है कि आप सही मार्ग पे चलो, धर्म के मार्ग पे चलो और मोरालिटी को, नैतिकता को जिंदा रखो, लेकिन इविल मार्ग कहता है कि नहीं, आप आगे की खोज करो और पावर ऑफ द बर्डली प्रीजर कंटिन्यू करो ये काला जादू। द कैरेक्टर रिप्रेजेंट द फॉसेट इन इनर स्ट्रगल, दे इलस्ट्रेट द चॉइस एंड अवेलेबल हिम थ्रू आउट द प्ले। Fawcett as the Renaissance hero. Fawcett is often regarded as the Punarjagran-Kalin hero because he represents the spirit of the curiosity, learning and the individual achievement. हमेशा इसमें एक क्यूरियोसिटी जागा है पढ़ने का और कुछ न कुछ व्यक्ति उपलब्धि हासिल करने का। They refuse to remain satisfied with traditional knowledge and the seek, और जितना भी नॉलेज होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, मास्टर डिग्री है, उसको से सेटिस्फाइड नहीं होता है। ही डिजायर फॉर द नॉलेज रिफ्लेक्ट द रेनांसेस एम्फेसिस ऑफ द ह्यूमन पोटेंशियल। डिस्कस द थीम ऑफ द नॉलेज इन द डॉक्टर फॉसेट। द क्वेस्ट द नॉलेज इज वन ऑफ द सेंट्रल थीम ऑफ द डॉक्टर फॉसेट्स। Fawcett is the dissatisfied with the traditional subject such as law, medicine and the theology. ये मास्टर डिग्री डिससेटिस्फाइड मास्टर डिग्री किए होता है लॉ में, मेडिसिन में और धर्मशास्त्र में, लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार की त्रुटियां निकालता है कि हम एक लॉ है तो लॉ में भी क्या होता है, कुछ गलत होते हैं, कानून विरुद्ध काम किया जाता है, और मेडिसिन में भी हम अगर डॉक्टर हैं तो मानव को नहीं बचा सकते, यानी मानव सुप्रीमेसी नहीं है। थियोलॉजी में भी पाप पुण्य का बारे में बताता है, नरक भोगना होता है, ये होता है, तो कहता है इसमें थियोलॉजी में कि मानव पापी है, तो ये सोचता है कि मानव पापी है तो पापी ही क्यों ना बन जाए। ही वांटेड अनलिमिटेड नॉलेज एंड पावर, और वो हमेशा अनवांटेड नॉलेज चाहता है, अनलिमिटेड नॉलेज चाहता है। ही डिजायर रिफ्लेक्ट द रिनाइंसेस स्पिरिट एंड द इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी एक्सप्लोरेशन। हाउएवर द फॉसेट सीक्स नॉलेज थ्रू द फॉरबिडन मैजिक रेदर देन द मोरल मीन्स। मोरल मीन्स के अलावा उसको मैजिक नीड्स चाहिए था, जिसके बाद वो गलत परिणाम का फल भुगतता है।
डिस्कस द थीम द गुड एंड द इविल, कितना बार रिपीट हुआ है देखो। कमेंट्स ऑन द एंडिंग ऑफ द डॉक्टर फॉसेट्स, क्या होता है? द एंडिंग ऑफ द डॉक्टर फॉसेट इज द ट्रेजिक, दुखद कहानी है वो डीपली मूविंग आफ्टर द 24 ईयर इंजॉइंग द मैजिकल पावर, जब तक 24 ईयर मैजिक पावर अपने सुख समृद्धि और हासिल करता है, और एक पैक्ट जो समझौता लूसीफर के साथ होता है खून से, अपने हाथ को खून से काम जब काटता है तो एक समय के लिए खून जम जाता है, तो उस समय भी गुड एविल और गॉड कहते हैं कि तुम अपने मोरालिटी और ट्रू के पाथ पे आ जाओ, लेकिन वो फिर भी वो हाथ काट के वो खून से हस्ताक्षर करके वो पैक्ट को समझौता करता है और 24 साल तक एंजॉय करता है। 24 साल के बाद वो एंजॉयमेंट धीरे धीरे समय के साथ खत्म होता है और उसे पश्चाताप करने का समय भी नहीं होता है, वो करना चाहता है। एट मिडनाइट डेविल अपीयर एंड कैरी हिज सोल अवे टू हेल, और उसके बाद जब 24 साल ख़त्म होता है तो उसके बाद जो उसका सोल होता है नरक में लेके चला जाता है। द ट्रैफिक फेथ सर्व द बार्निंग अगेंस्ट द प्राइड, और ये हमेशा क्या बताता है? प्राइड के एम्बिशन और मिस यूज ऑफ द नॉलेज, हमेशा ये बार्निंग ये बता रहा है कि बार्निंग अगेंस्ट द प्राइड, घमंड और एम्बिशन और मिस यूज ऑफ द नॉलेज। Compare the Donne and the Shakespeare sonneters. John Donne and William Shakespeare are the two great sonneters, but their style are quite different. Shakespeare's sonnets focus on the theme as such as love and beauty and time and immorality. इनका जो सोनेट्स था लव और ब्यूटी और टाइम इमोरलिटी पे था। इज लैंग्वेज इज ग्रेसफुल, और इसका जो लैंग्वेज था बहुत ही सुगठित था, इमोशनल था। ये ऑफन इम्फेसाइज द पावर ऑफ पोएट्री एंड प्रिजर्व द ब्यूटी, और हमेशा सारे सोनेट्स में इन्होंने बताया कि ये कविता ही ऐसा है जिसमें प्रिजर्व किया जाता है ब्यूटी को। तो जो डन है सोनेट्स आर मोर इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफिकल, और इनका जो है बहुत ही बौद्धिकता और दार्शनिक है। ही यूजेज द मेटाफिजिकल कंसाइट्स एंड कम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट टू एक्सप्लोर द लव एंड रिलीजियस द डेथ, एंड ही इज टेल अबाउट द लव एंड रिलीजियस एंड द डेथ। डेथ के बारे में बताए थे कि दुनिया में कोई ऐसा मतलब मौत एक छोटी टेम्पोररी और शॉर्ट टाइम के लिए है, लेकिन मौत शरीर को मार सकता है, संसारिक जीवन को छीन सकता है, लेकिन कभी भी उसके आत्मा को ख़त्म नहीं कर सकता। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.